हाय फ्रेंड, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, कुछ दिन पहले ही हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताए हुए थे कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत ही जल्द यानी कि फरवरी के महीने में ही आप लोग को अलग अलग पदों पे बहाली को लेकर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कीट संग्रहकर्ता के पोस्ट पे बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जैसा कि हम आप लोग को पहले ही भी बता चुके थे। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताए थे कि किस किस पोस्ट पर बहाली स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी करने वाले हैं, कितने सीटों पर। तो यहाँ पे देखिएगा, एक नंबर पे ही कीट संग्रहकर्ता का पोस्ट था, 53 सीटों पर बहाली आने वाली थी, जिसकी बात यहाँ पे हम आप लोग को बताए हुए थे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, लैब टेक्नीशियन है, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, इसके अलावा बहुत सारे पोस्ट पे बहाली आने वाली है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आप लोग को इन्फॉर्म किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, शुरुआत अब हो चुकी है, पहला ही पद पे बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जैसा कि आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन बिहार तकनीकी सेवाएं के द्वारा जारी किया गया। विज्ञापन संख्या 1/2025 है, यानी कि 2025 की पहली विज्ञापन संख्या, पहली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो इसलिए इसका विज्ञापन संख्या 1 नंबर दिया गया 2025 को। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जितने भी पोस्ट वहाँ पे आप लोग को दिखाए गए हैं, सभी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे जिस पोस्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपना इंतजार अब उनका ज़्यादा नहीं होने वाला है और पढ़ाई अपना शुरू कर दें, क्योंकि जो ये भर्ती आने वाली है, इस पर जो भी चयन प्रक्रिया होगा वो आपके एग्जाम बेस के अनुसार होने वाला है। अब इस में जो कीट संग्रहकर्ता के पद पे बहाली निकाला गया है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बताने वाले हैं कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, चयन प्रक्रिया क्या होगा, एज कितना रहने वाला है, जितनी भी नोटिफिकेशन में बातें दी गई हैं, सारा चीज़ आप लोग को विस्तार से हम बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए वीडियो का स्पीड बढ़ाकर आप लोग देख सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम बच सके। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू हो चुका है 5 फरवरी 2025 से, यानी कि आज से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है और 5 मार्च तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बीच आप लोग कभी भी फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, कीट जो पद के बारे में दिया गया, कीट संग्रहकर्ता है, तो कीट संग्रहकर्ता का मेनली वही काम होगा, कीटों को संग्रह करना, जो भी इंसेक्ट होते हैं उनको जमा करना होगा। मेनली यही सिंपल सा काम आप लोग समझ सकते हैं। और कहाँ पे आप लोगों को काम करना होगा, तो विभाग जो है स्वास्थ्य विभाग पटना में आप लोगों को काम करना होगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है, आप लोग को कहीं ज़्यादा दूर काम नहीं करना होगा, शहर में स्वास्थ्य विभाग में ही काम करने को मौका आप लोग को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी कितने मिलने वाली है। तो देख सकते हैं, ये लेवल 1 का बहाली है, तो मिनिमम सैलरी आप लोग को 18,000 होगी, मगर इसमें और चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है, महंगाई भत्ता और बहुत सारे पे लेवल पैसे मिलते हैं, तो उस सभी को मिलाकर लगभग 20 से 25,000 के बीच आपको सैलरी बनने वाली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ग्रेड पे 1800 है, लेवल 1 है, और 5200 से लेकर 20,200 तक यहाँ पे सैलरी की बात कही गई है, मिनिमम सैलरी की बात की। अब यहाँ पे कौन से बच्चे योग्य है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पे कहा गया कि जो अनिवार्य योग्यता रखा गया, इंटरमीडिएट रखा गया, यानी कि अगर आपने इंटर पास आउट है, और इंटर के साथ आप लोग को विज्ञान होना जरूरी है, यानी कि साइंस से अगर आपने इंटर पास आउट है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप मैथ से भी किए हुए हैं तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बायो से भी किया है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो वाले बच्चे ही फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे मैथ वाले बच्चों को भी एलिजिबल रखा गया है। तो अच्छा मौका है मैथ वाले बच्चों को भी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब यहाँ पे सीटों की संख्या देख ले, आप लोगों को पता ही है कि टोटल 53 सीटों पर बहाली लाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए भी 35% आरक्षण सीट है। तो टोटल इसमें से 53 में से 14 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग सीटें को मेंशन किया गया है, वो आप लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डीक्यू के बारे में भी दिया गया, तो डीक्यू में 2 सीटें आरक्षित किया गया और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 सीटें, नाती पोता के लिए 1 सीट यहाँ पे आरक्षित किया गया है। अब यहाँ पे जो भी आप लोग आरक्षण के बारे में देखना चाहते हैं, उसको बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, आप लोग देख लीजिएगा। जो जरूरी चीजें हम यहाँ पे बताते चलेंगे। सबसे बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है वाई एज को लेकर कि कितने एज तक के बच्चों को फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पे मौका दिया गया है। तो देखिए, न्यूनतम एज जो रखा गया है 18 वर्ष रखा गया है। जो बच्चे 18 वर्ष हो चुके हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने इंटर पास है और 18 वर्ष आपका एज जो है 1 अगस्त 2024 तक पूरा हो जा रहा है, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का एज का डेट माना गया है, इसी के अनुसार आप लोग को 18 वर्ष चेक करना है 1 अगस्त 2024 तक का। उसके बाद अधिकतम उम्र की बात किया जाए, तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 37 एज होना चाहिए, अधिकतम 37 वर्ष का होना चाहिए। और ये भी गणना जो है आप लोग 1 अगस्त 2024 से करेंगे। अगर 1 अगस्त 2024 तक अगर आपका 37 वर्ष पूरा हो जा रहा है, इसके बाद अगर 38 साल हो जा रहा है, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अनारक्षित महिलाएं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से महिला आती है, उन लोगों को 40 वर्ष तक का मौका दिया गया है। 40 वर्ष तक आप फॉर्म को
फिलअप कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष या महिला दोनों के लिए 40 वर्ष यहाँ पे रखा गया है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष रखा गया है। तो यहाँ पे आप लोग को अलग अलग कैटेगरी से एज के बारे में पता चल गया होगा कितना एज आप लोग को होना अनिवार्य है, जिससे आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका एज जो माना जाएगा वो आपके मैट्रिकुलेशन जो यानी कि आपके जो भी मैट्रिक किए हैं उसके का जो भी आपका डिग्री है सर्टिफिकेट है उस पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया उसी के अनुसार मान्य होगा। आप अगर आप दूसरा कोई चीज़ इसके अलावा प्रूफ में देते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के लिए तो वो आपका मान्य नहीं होगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। और एक बात और बता दें कि जो यहाँ पे इंटर के लिए बात की गई, जो बिहार मदरसा बोर्ड से बहुत से बच्चे जो है मौलवी करते हैं, जिन साइंस से करते हैं वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका एज अगर यहाँ पे 18 वर्ष हो चुका है तो आप भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आरक्षण की बात कही गई है तो आरक्षण के लाभ के लिए आपको कुछ कागजात बनाने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी होगा ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप लोग को अपना इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा। अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको सिर्फ जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आपको नॉन क्रीमी लेयर बनाना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र से आप लोग को आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। तो जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग से जो लोग आते हैं वो अपना जरूर नॉन क्रीमी लेयर बनवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना देख सकते हैं यहाँ पे क्रीमी लेयर बनवाना है और यहाँ पे आप लोग को अपना निवास प्रमाण पत्र भी बनाकर देना होगा। अब यहाँ पे कुछ और भी बातें जैसे कि महिला वो होती है तो महिलाओं के लिए क्या होता है कि आपको अपने शादी हो जाने के बाद भी अपने पिता के नाम से ही आपको आरक्षण मिलेगा। पिता के नाम से ही आप लोग को पिता के एड्रेस से ही आप लोग को अपना डॉक्यूमेंट सारे बनाने होंगे, चाहे वो क्रीमिलियर हो या ईडब्ल्यूएस हो या आपके निवास प्रमाण पत्र होती है। ये सारा चीज आपको उसी के अनुसार बनाने होंगे। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। आरक्षण से संबंधित जो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र नहीं, सिर्फ जाति प्रमाण पत्र जो है आपके पिता के नाम से होना अनिवार्य होगा। ये चीज यहाँ पे मेंशन किया गया। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे नोट पे जो 3 पॉइंट दिए गए हैं वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है जो आपका डॉक्यूमेंट्स जो बनाएंगे वो कब तक का मान्य होगा। तो जो लास्ट डेट रखा गया फॉर्म फिलअप करने के लिए 5 मार्च 2025 तक, उसी दिन तक निर्गत होगा। इसके बाद अगर निर्गत होगा तो वो मान्य नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी बच्चे डीक्यू कैटेगरी से आते हैं अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है कहाँ से बनवाना है और उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता है उसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया। तो जो बच्चे आरक्षण से जिस विभाग से आते हैं उसको आरक्षण का सही से सर्टिफिकेट देखकर बनवाना है, कहाँ से आप लोग को बनाना होगा। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कितने पैसे लगेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो समान वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 600 रुपये फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे देने होंगे। इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, बिहार के निवासी हैं तो मात्र आप लोग को 150 रुपये देने होंगे। और किसी भी वर्ग से आप महिला हैं तो आप लोग को सिर्फ यहाँ पे 150 रुपये लगने वाला है। तो महिलाओं के लिए केवल 150 रुपये लगेगा, आप किसी वर्ग से हैं, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मात्र 150 रुपये लगेगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं कि हम बिहार से अदर स्टेट्स वाले बच्चे हैं तो क्या हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो हाँ, आप भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं मगर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे चाहे आप महिला हो या पुरुष हो 600 रुपये आप लोग को देकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे। और ये चीज मेंशन किया गया है कि पेमेंट जो आप लोग करना है ऑनलाइन थ्रू करना है और पेमेंट में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग का नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह से फॉर्म को फिलअप करने के बाद ही पेमेंट करें। सभी चीज़ों को देख लें, जांच कर लें कि मिस्टेक तो कोई नहीं है, उसके बाद पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करते समय ध्यान दें कि पेमेंट एक ही बार में पूरा कर ले वेबसाइट को। उसके बाद यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया मेन जो है आप लोग की इस पोस्ट के लिए आप लोग की भर्ती किस तरह से होने वाली है, प्रोसेस क्या अपनाया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया कि आप लोग को एग्जाम देना होगा, एग्जाम पास आउट करेंगे उसी बच्चों को यहाँ पे इस पद के लिए योग्य माना जाएगा। और इस एग्जाम में क्या है कि आप लोग को इंटरमीडिएट स्तर से सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ पे बायोलॉजी और मैथ दोनों से सवाल रहेंगे, मगर ज़्यादातर वेटेज जो है 50% जो है बायोलॉजी का रहेगा, यानी कि ज़्यादातर प्रश्न आपके बायोलॉजी पे होने वाला है। तो इसलिए बायोलॉजी वाले बच्चों को यहाँ पे फायदा होगा। और जो मैथ वाले बच्चे हैं वो कोशिश करें कि ज़्यादातर बायोलॉजी पे ध्यान दें जब बायोलॉजी की पढ़ाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे बोल दिया गया कि मैथ, बायोलॉजी और फिजिक्स सभी से सवाल पूछे जाएंगे, मगर कौन से जैसे मैथ में कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे सवाल, बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, इसका अभी सिलेबस जारी नहीं किया गया। जैसे ही सिलेबस आएगा उस पर हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा इन्फॉर्म करेंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा एक परीक्षा के बारे में दिया गया कि जो आप लोग का एग्जाम होगा वो क्या होगा।
इंटर होगा, विज्ञान के स्तर से रहेंगे कार्यक्रम, उसी से पूछे जाएंगे, जिसमें बायोलॉजी का ज़्यादातर प्रश्न रहेंगे। 100 सवाल पूछे जाएंगे, 100 सवाल में आपके 50 प्रश्न आपके बायोलॉजी से रहेंगे, और ये सभी जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप से सवाल रहेंगे। उसके बाद 2 घंटा आप लोगों को समय मिलेगा, तो यहाँ पे अच्छा खासा आप लोगों को समय मिलने वाला, 2 घंटा का समय मिलेगा 100 सवाल को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में आप लोग परीक्षा दे सकते हैं। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सिर्फ इंग्लिश में क्या परीक्षा हुआ, तो इंग्लिश में नहीं, आप हिंदी में भी परीक्षा इसको दे सकते हैं। आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर भी परीक्षा दे पाएंगे। और ये जो एग्जाम है आप लोग को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान से अच्छी तरह से तैयारी करना है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, निगेटिव मार्किंग भी रखा गया। एक सवाल सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और 4 सवाल गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन सिस्टम भी अपनाया जाएगा। अगर ज़्यादातर बच्चे फॉर्म को भर देते हैं, अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होती है, 2 से 3 शिफ्टों में एग्जाम होगा, तो नॉर्मलाइजेशन मेथड के द्वारा आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि आप लोग को मिनिमम मार्क्स लाना होगा। अगर इतना मार्क्स आपका कम है तो आप लोग फेल माने जाएंगे। जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी से आप लोग आते हैं या अदर स्टेट के बच्चे हैं, तो सभी को 40 नंबर लाना होगा। 100 नंबर का जो एग्जाम होगा उसमें 40 नंबर आप नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। 40% लिखा गया, तो 100 नंबर के एग्जाम में 40 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया पिछड़ा वर्ग। अगर पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 36.5 यानी कि लगभग आपको 37 नंबर लाना होगा, तभी आप पास आउट होंगे। वहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए 32 नंबर, 34 नंबर यहाँ पे निर्धारित किया गया, तो 34 नंबर आप लोग को लाना हो गया, तब आप लोग पास आउट होंगे। और ये देखिए, ये कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे आप लोग पास आउट होंगे। और जो कट ऑफ बनता है हाईएस्ट नंबर से बनता है, तो इतना नंबर आपको आना अनिवार्य होगा। इससे नंबर कम आता है तो ऐसे ही आप लोग छट जाते हैं, और इससे ज़्यादा नंबर लाइएगा तब जाके कट ऑफ पास कीजिएगा, तब आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये मिनिमम मार्क्स आप लोग को लाना बात कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया कि दिव्यांग हो गए, अनुसूचित जाति हो गए, इन सभी लोगों के लिए भाई जो है 32% लाना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, न्यूनतम नंबर लाना है। इससे कम नंबर आया तो आप लोग पास आउट नहीं माने जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ये चीज़ अभी यहाँ पे दे दिया गया। तो मैट्रिक का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों देने होंगे। फिर आपको इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट हो गया और प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र में आप लोग को क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो प्रमाण पत्र होता है ईडब्ल्यूएस, ये देना होगा। फिर अस्थायी निवास यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र भी देना होगा। और जो स्वतंत्रता सेनानी के लाभ लेंगे वो अपना प्रमाण पत्र देंगे। दिव्यांग जो होंगे वो भी अपना प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। ये चीज यहाँ पे दिया गया। और देखिए यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दिया गया, 5 दिन 2025 तक का आपका होना अनिवार्य होगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स बनना होना चाहिए। और एक बात और भी दिया गया, इस बहाली से संबंधित जो भी जानकारी होगा वेबसाइट के माध्यम से दिया जाएगा। आपको मोबाइल पे एसएमएस या ईमेल करके नहीं बताया जाएगा। तो इसलिए आप लोग वेबसाइट हमेशा चेक करते रहेंगे कि जो भी इससे संबंधित नोटिफिकेशन से संबंधित जो भी जानकारी आप लोग को लेना होगा। तो अब यहाँ पे दिया गया कि फॉर्म को फिलअप करते हुए अपनी सारी सावधानियों से देखें, सारा चीज़ को सही से जांच कर लें, क्योंकि दोबारा आप लोग को मौका यहाँ पे सुधार करने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। अगर फॉर्म में किसी तरह के मिस्टेक हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स में आपके कुछ और रहे तो आप लोग ऐसे ही छट जाएंगे। तो इसीलिए जो भी आप फॉर्म को फिलअप करें तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सामने रखें, और डॉक्यूमेंट्स में जो भी स्पेलिंग है, जो भी चीज़ें दी गई है सही सही आप लोग देखकर फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो जाने के बाद आप लोग को दोबारा मौका यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। और आप लोग अगर एग्जाम भी पास कर जाते हैं और किसी तरह के अगर मिस्टेक होते हैं तो आप लोग छँटा जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से आप लोग को सारा चीज़ भरना है। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, जैसे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो देते हैं वो खुद अपना देना है, किसी और का नहीं देना है। जो और वो ईमेल आईडी और मोबाइल देना है जो हमेशा चालू रहे। ठीक, चालू रहेगा तभी आप लोग को बाद में भी देखा जाएगा। इसलिए आप लोग को अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को ध्यान में रखना है और उसको चालू रखना है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि जैसे कि सिर्फ बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और तो उनको मान्य नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग को पूरा पेमेंट करना होगा, तभी जाकर आप लोग समझा जाएगा कि फॉर्म को फिलअप किया है। ठीक है, आवेदन आपका पूरा हुआ है। और जो फॉर्म आप लोग फिलअप कर लें तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पीडीएफ को डाउनलोड नहीं करते हैं या पीडीएफ को सुरक्षित नहीं रखते हैं। तो आप लोग फॉर्म फिलअप करने के बाद उस पीडीएफ को जरूर निकलवा कर सुरक्षित रख लें, क्योंकि आप लोग को अगर एग्जाम पास आउट हो जाता है काउंसलिंग के समय आप लोग को उस डॉक्यूमेंट्स को दिखाना होता है। पेमेंट वाला भी रिसिप्ट रख लीजिएगा और जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका भी रिसिप्ट आप दोनों को संभाल कर रखिएगा। उसके बाद यहाँ फॉर्म में जो फोटो किस तरह से देना है, तो फोटो जो है नया होना चाहिए, लगभग 3 महीने के अंदर का फोटो होना चाहिए। और आपका जो फोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए व्हाइट होना चाहिए, नीला कलर का नहीं होना चाहिए। तो बैकग्राउंड व्हाइट वाला जरूर आप फोटो डलवाइएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा को निकाल लीजिएगा। आपका आँख सही से दिखना चाहिए, फेस पूरा अच्छे तरह से दिखना चाहिए। ठीक है, तो चश्मा वाले जो बच्चे हैं चश्मा लगा कर फोटो नहीं खिंचवाएंगे और फोटो अपलोड नहीं करेंगे।
उसके बाद भी कुछ जानकारी यहाँ पे दिए गए हैं, जिस तरह से जो कि हमारा लगभग सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं, बता दिए हैं। सिलेबस के बारे में हम आप लगभग बता ही दिए। ज़्यादातर आप लोग को बायोलॉजी 11th और 12th का पढ़ना है, और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी सारा चीज़ पढ़ते रहना है। वैसे टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, इसकी जानकारी हम आप लोग को जैसे ही सिलेबस आएगा तो वीडियो के माध्यम से जरूर देंगे। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।